हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम बात करने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। इसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या स्टडी किया था। लास्ट टाइम हमने गुरु बीजाणु धानी के बारे में समझा था। गुरु बीजाणु धानी जिसको मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल या फिर बीजांड भी बोलते हैं। तो इसमें हमने सब समझा था कि उसके कितने भाग होते हैं, किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, कितनी सेल्स किस प्रकार से उसमें बनती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि गुरु बीजाणु जनन यानी जो मादा जनन कोशिका होती है वो किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? जैसे कि पीछे आपने देखा था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है उसके अंदर बीजांड के अंदर। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या होता है, उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो बीजाणु बनते हैं उनको गुरु बीजाणु कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फिर गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, बीजांड काय में बीजांड द्वार की ओर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भिन्नित होने लगती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि बीजांड काय जो होता है उसमें बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होने लगती है, भिन्नित होने लगती है, बनने लगती है, एक तरह से अलग होने लगती है। ठीक है, डिफरेंशिएट होने लगती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक बड़ी कोशिका है जिसमें सघन कोशिका द्रव तथा एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी कोशिका है? बड़ी कोशिका है जिसमें एक क्या होता है, डेंस यानी घना कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है और एक क्लियर सुस्पष्ट केंद्रक भी उसके अंदर होता है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें एक वेल डेवलप्ड सेल होती है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में असूत्री विभाजन होते हैं तो उनसे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, ये देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये बनने लगी है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है बीच में। अब ये क्या डिफ्रेंशिएट होने लगी वहाँ पर, उसके बाद फिर इसमें असूत्री विभाजन शुरू हुआ तो उससे 2 सेल्स बनी हैं। ठीक, और इन्हीं 2 से फिर बाद में 4 बन जाती हैं, इस तरह से 1 2 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से बनती हैं। फिर क्या होता है आगे, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। यहाँ पर 4 गुरु बीजाणु बन चुके हैं। अब फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद बनेगा और इसी के साथ परागकण आकर के जुड़ते हैं या इसी के साथ परागकण अपना संयोजन करते हैं। संलयन या संयुग्मन बात एक ही है, कह सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर पुष्पी पादपों में एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। केवल एक गुरु बीजाणु, पीछे जो 4 बने थे उसमें से केवल एक ही क्या होगा, कार्यशील रहेगा, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, केवल कार्यशील गुरु बीजाणु ही विकसित होकर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोष बनाता है। मादा युग्मकोद्भिद बनाता है कौन सा, जो कार्यशील रहेगा वही, बाकी 3 तो नष्ट हो चुके हैं। वो कैसे बनाएगा, कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, कार्यशील जो गुरु बीजाणु बचा उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री नहीं, यहाँ कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री, और उससे क्या बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे और दोनों केंद्रक अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करने लगेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पर एक इसको इस पर चलेगा, एक इधर चला गया, तो ये विपरीत ध्रुव हो गए। इसका अर्थ यह है कि नए बने 2 केंद्रकों में से एक गुरु बीजाणु के बीजांड द्वार सिरे की ओर तथा दूसरा निभाग सिरे की ओर व्यवस्थित हो जाता है। तो एक तो निभाग सिरे की ओर चला जाता है, ठीक है, और दूसरा बीजांड द्वार सिरे की ओर। ठीक है, इस तरह से फिर क्या है, प्रत्येक सिरे की ओर का केंद्रक फिर से विभाजित होकर
चतुष्केंद्र की अवस्था का निर्माण करता है। अब ये जो केंद्रक है, अब ये फिर से विभाजित होगा और चतुष्केंद्र की अवस्था बना लेगा। ठीक है, 1 2 और 4। ठीक है, ऐसे ही इधर का भी 1 2 4 3 4। ठीक है, इस तरह से चतुष्केंद्र की अब ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाएगी। अब दोनों सिरों पर स्थित दो दो केंद्रकों में एक बार फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक सिरों पर केंद्रों की संख्या 4 हो जाती है और यह अवस्था अब अष्ट केंद्र की अवस्था कहलाती है। वही बात, अब ये टोटल अगर हम इसको देखें तो क्या कहलाई जाएगी, ये पूरी पूरी की पूरी अवस्था अष्ट केंद्र की अवस्था कहलाएगी। ठीक है, यानी 8 केंद्रक की अवस्था बन जाती है। अब क्या होगा आगे, 8 केंद्र की अवस्था बन जाने के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप प्रारूपिक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, 8 केंद्र की अवस्था बन जाने के बाद इसमें क्या होगा, उसके चारों ओर जो 8 केंद्र 4 केंद्रक बने हैं, उनके चारों तरफ क्या बनने लगेगी, कोशिका भित्ति बनने लगेगी। अब इसमें देखिए किस तरह से बनेगी। 8 केंद्रकों में से 6 के चारों कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि बाकी के 2 भ्रूण कोश में बीच में स्थित हो जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है, जो कि एक केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। बाकी देखो 3 3 तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3, इनके चारों तरफ अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कोशिका भित्ति बनने लगेगी और ऐसे इधर 3 3 और उनके चारों तरफ क्या बने, बाकी 2 होंगे वो इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे और वो सेंट्रल सेल में इस तरह से बन जाएंगे। तो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अभी आगे फिगर में अच्छे से समझाएंगे इसे। पहले यहाँ पर देखते हैं कि कोशिकाओं का जो वितरण है वो भ्रूण कोश के अंदर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो अंड उपकरण बनता है, ठीक है, अंड उपकरण की अवस्था होती है, स्ट्रक्चर होता है, संरचना। उसमें बीजांड द्वार सिरे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, बीजांड द्वार सिरे की ओर यानी नीचे की ओर। ठीक है, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका होती है। आगे 3 कोशिकाएं निवाहक सिरे पर होती हैं, 3 कोशिकाएं निवाहक सिरे की ओर यानी ऊपर की ओर, जो कि प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है, एक बड़ी केंद्र की कोशिका होती है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व होने पर एक आवृत बीजी के भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होती हैं। ठीक है, 7 कोशिकाएं और तथा 8 केंद्रक होते हैं। अब इसको समझते हैं हम फिगर की सहायता से। तो फिगर देखते हैं, ये है भ्रूण कोश का। इसमें आप देखो जो इस तरह से ये बड़ी सी सेल है, ये सेंट्रल सेल है यानी केंद्रीय कोशिका है। तो कितनी, एक कोशिका होती है और इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस 2 होते हैं। बाकी उसके बाद बात आती है, ये जो देखो निभाग सिरा चैलाजियल एंड लिखा हुआ है और इसकी तरफ ये 3 है। ठीक है, और तीनों का अपना एक एक केंद्रक है। इसको इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, या प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये कितनी हैं, 3 हैं और 3 के 3 केंद्रक हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल रीजन की तरफ भी 3 है, ये नहीं, जिसमें से जिसे एग एपरेटस बोलते हैं। इसमें से एक अंड कोशिका होती है, जबकि बाकी की 2 सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक है, तो कितनी है, 3 है ये भी, और तीनों के अपने अपने 3 केंद्रक हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिए किस तरह से कोशिकाएं कितनी हैं और केंद्रक कितने हैं। 3 और 1 4 और 3 7, 7 कोशिकाएं हैं और 3 2 5 और 3 8 केंद्रक हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल सेल होती है या केंद्रीय कोशिका होती है, उसके अंदर 2 होते हैं न्यूक्लियस, ना कि 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से वितरण होता है किसका, भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर, जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कंप्लीटली, तब इसके अंदर फिर ये आप परिपक्व हो चुका है और हो जाने के बाद फिर यहाँ पर जो भी, ठीक है, जो भी परागण की प्रक्रिया द्वारा जो भी परागकण यहाँ पर आएंगे, फिर उनके साथ वो जो जब जर्मिनेट करके इस तरह से यहाँ से जर्म ट्यूब बनेगी और यहाँ से अंदर जाएगी इस छेद के द्वारा यानी माइक्रोपाइल के द्वारा या बीजांड द्वार के द्वारा, और फिर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें हम पहले परागण को समझेंगे, परागण क्या होता है,
तभी तो हम निषेचन को समझ पाएंगे। पहले परागण किस प्रकार से होता है, कैसे परागकण यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, क्योंकि वही दोनों ही कोशिकाएं नॉन मूवेबल होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव नहीं कर सकती, तो फिर वो एक दूसरे के पास तक कैसे पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया हम समझेंगे परागण के द्वारा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।